अभी हम लोग पढ़ेंगे सर्वांगसम त्रिभुज। ध्यान दीजिए, सर्वांगसम त्रिभुज आप इसके पहले 8वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एक त्रिभुज जब दूसरे त्रिभुज पर रखने पर उसे पूर्णतः ढक लेता है तो वो एक त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक त्रिभुज लिया और दो त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज के ऊपर अगर दूसरा त्रिभुज रखें या फिर दूसरे के ऊपर पहला रखें तो उसको पूरी तरह से ढक ले तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहे जाते हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम, ये देखिए सर्वांगसम का निशान होता है ऐसे बराबर के निशान के ऊपर एक टेढ़ी लाइन खींच देते हैं तो इसको बोलते हैं सर्वांगसम का निशान। ये बराबर का निशान है, उसके ऊपर टेढ़ी लाइन, इसको क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो क्या होता है, एक तो उनकी संगत भुजाएं सर्वांगसम होती हैं और उनके संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। मतलब उनकी जो संगत भुजाएं रहेंगी वो भी सर्वांगसम और उनके संगत कोण भी सर्वांगसम। जैसे यहाँ बताया कि अगर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा त्रिभुज पीक्यूआर, दोनों के बीच देखिए सर्वांगसम का निशान लगाया गया, मतलब त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर दोनों सर्वांगसम है, तो उनकी देखिए तीनों संगत भुजाएं सर्वांगसम होंगी। मतलब भुजा एबी सर्वांगसम होगी भुजा पीक्यू के। ये देखिए यहाँ डायग्राम बना हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा पीक्यूआर है। ये दोनों त्रिभुज ऐसे हैं कि अगर इसको उठा के इस पे रखें या इसको उठा के इस पे, तो ये एक दूसरे को अगर ढक लेते हैं तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो अगर सर्वांगसम है तो फिर उनकी एक त्रिभुज में कुल 6 घटक होते हैं। ध्यान रखिए, एक त्रिभुज में कितने घटक, 6। क्या 6 घटक होते हैं, एक इसकी 3 भुजाएं, 1 2 3, और इसकी भी 3 भुजाएं, 1 2 3, तो 3 भुजाएं हो गई और 3 कोण, 1 2 3, 1 2 3। तो एक त्रिभुज में 6 घटक हो गए, 3 भुजाएं और 3 कोण। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम रहेंगे तो इसकी संगत भुजाएं सर्वांगसम होंगी। संगत भुजाएं सर्वांगसम होने का मतलब कि जैसे AB भुजा PQ भुजा के सर्वांगसम हो गई, BC भुजा QR भुजा के सर्वांगसम हो गई, AC भुजा PR भुजा के सर्वांगसम हो गई। सर्वांगसम होने का मतलब क्या हुआ, उनकी लंबाई समान हो जाएगी। मतलब जितनी लंबाई AB की होनी चाहिए उतनी ही लंबाई PQ की, BC की लंबाई जितनी रहेगी उतनी QR की रहेगी, और जितनी AC की लंबाई रहेगी उतनी PR की लंबाई रहेगी। तो संगत भुजाएं सर्वांगसम, यहाँ देखिए भुजा AB सर्वांगसम PQ, भुजा BC सर्वांगसम भुजा QR, भुजा AC सर्वांगसम भुजा PR। और संगत कोण भी सर्वांगसम होते हैं, जैसे कोण A कोण P के सर्वांगसम रहेगा, कोण B कोण Q के सर्वांगसम रहेगा, कोण C कोण R के सर्वांगसम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितने अंश का कोण A रहेगा उतने अंश का कोण P रहेगा, जितने अंश का कोण B रहेगा उतने अंश का कोण Q रहेगा, जितने अंश का कोण C रहेगा उतने अंश का कोण R रहेगा। तो कुल 6 घटक समान हो गए, 3 भुजाएं, इसकी 3 भुजाओं के समान, इसके 3 कोण, इसके 3 कोण के समान। तो यहाँ देखिए वही लिखा है, कोण A सर्वांगसम कोण P, कोण B सर्वांगसम कोण Q, कोण C सर्वांगसम कोण R। ये तो मैं आपको डायग्राम से समझाया कि अगर डायग्राम से आपको करना है तो आप इजिली समझ सकते हैं। AB PQ के सर्वांगसम, भुजा BC भुजा QR के सर्वांगसम, भुजा AC भुजा PR के सर्वांगसम, कोण A कोण P के सर्वांगसम, कोण B कोण Q के सर्वांगसम, कोण C कोण R के सर्वांगसम। लेकिन अगर मान लो डायग्राम नहीं बनाते हो, बिना डायग्राम के आपको करना, तो एक यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए ट्रिक है। वो ट्रिक है कि पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा। इधर देखिए, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा। यहाँ पे भी पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम भुजा पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, भुजा के लिए 2 अक्षर तो लेना ही पड़ेगा, तो जैसे पहला दूसरा लिया तो AB, तो इसका पहला दूसरा लिया PQ, AB सर्वांगसम PQ। ये देखिए, फिर दूसरा तीसरा लेंगे तो इसका भी दूसरा तीसरा, BC QR, BC सर्वांगसम QR। ये देखिए BC सर्वांगसम QR। और फिर पहला तीसरा लेंगे, पहला तीसरा लेंगे, इसका पहला तीसरा क्या है, AC, और इसका पहला तीसरा क्या है, PR, AC सर्वांगसम PR। ऐसे अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, आपको डायग्राम की जरूरत नहीं है। क्या है नियम, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा। ओके, ये नियम आपको यहाँ पर लागू करना है। अब अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसमें 6 घटक समान होने चाहिए। कितने घटक समान होने चाहिए, 6। लेकिन गणितज्ञों ने थोड़ा सा उसको आसान किया। उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज के केवल 3 ही घटक समान हो जाए तो भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अब माइंड में आएगा कैसे कैसे,
जब तक 6 घटक नहीं समान होगा तब तो सर्वांग सम होंगे नहीं। अगर 3 घटक समान हो गए और 3 समान नहीं हुए तो कैसे सर्वांग सम होगा, क्योंकि उसका नाम ही है सर्वांग सम, मतलब सर्व अंग समान, मतलब सभी अंग समान होने चाहिए। तो यहाँ पे सर्वांग समता की कसौटियां आती हैं। ये कसौटियों में उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी त्रिभुज के कोई 3 घटक, इसमें देखिए 1 2 3 घटक है, इसमें भी 1 2 3 घटक, इसमें भी 3 घटक, इसमें आपको 2 ही घटक दिख रहा है, कर्ण भुजा। लेकिन ये क्या रहता है, समकोण त्रिभुज रहता है और समकोण त्रिभुज में ही कर्ण होता है। तो एक 90 अंश का कोण उसमें ऑलरेडी रहता है जो यहाँ नहीं लिखा गया है। तो इसमें भी 3 घटक होते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी त्रिभुज की इन कसौटियों के हिसाब से अगर 3 घटक भी समान हो जाते हैं तो उसके अन्य 3 घटक समान नहीं होते, ऐसा नहीं है, उसके अन्य 3 घटक अपने आप समान होते हैं। अगर ये 3 घटक समान हो गए तो अन्य 3 घटक अपने आप समान हो जाएंगे। अगर ये 3 घटक समान हो गए तो अन्य 3 घटक अपने आप समान हो जाएंगे। तो 6 घटक समझ गया ना क्या क्या है, हमें माइंड में रख लीजिए, क्योंकि आज यही एक्सरसाइज आपका होने वाला है। ध्यान से माइंड में रखिए 6 घटक क्या क्या है, 3 भुजा है और 3 कोण। चलिए पहली कसौटी क्या है, पहली कसौटी है भू 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 कसौटी। भू 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 कसौटी कब लगती है, अगर कोई बोलता है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में भुजा ए बी भुजा पी क्यू के सर्वांग सम है, भुजा बी सी भुजा क्यू आर के सर्वांग सम है, भुजा ए सी भुजा पी आर के सर्वांग सम है। मतलब इसकी तीनों संगत भुजाएं, इसकी तीनों संगत भुजाओं के सर्वांग सम है। तो वहां पे भुजा 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 मतलब भू 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 कसौटी लागू होती है। तो इसका फायदा क्या है भू भू कसौटी का, इसका फायदा ये है कि अगर आपने जैसे कोई बता दिया कि भुजा ए बी 5 सेमी है, भुजा पी क्यू 5 सेमी है, तो ए बी पी क्यू के सर्वांग सम हो गया। कोई बताया भुजा बी सी 6 सेमी है, भुजा क्यू आर 6 सेमी है, तो ए 6 6 ए भी बराबर हो गया। ए सी 7 सेमी है, पी आर 7 सेमी है, तो ए भी समान हो गया। तो इसकी भुजाएं समान हो गई, लेकिन इसका कोण मालूम नहीं है। तो कोण मालूम नहीं है तो इसके कोण मालूम तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज यहाँ पता चल जाएगा कि कोण ए कोण पी के सर्वांग सम अपने आप हो जाएगा, कोण बी कोण क्यू के सर्वांग सम अपने आप हो जाएगा, कोण सी कोण आर के सर्वांग सम अपने आप हो जाएगा। इसको आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करें, आप एक त्रिभुज बनाओ पहले ए बी सी, उसकी तीनों भुजाएं ले लीजिए। जितना तीनों भुजाएं ए बी सी का लेते, जैसे इसको 6 ले लिया, इसको 5 ले लिया, इसको 7 ले लिया, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। तो जितना इस त्रिभुज की भुजाएं लेना उतना ही इस त्रिभुज की भी भुजाएं लेना। तब आप चांदा से नाप कर देखोगे ना तो कोण ए कोण पी के बराबर आएगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर आएगा, कोण सी कोण आर के बराबर। आपने चांदा से बनाया नहीं था, आपने तो केवल भुजा बनाया था समान, लेकिन कोण अपने आप समान हो जाते हैं। यही सर्वांग समता का फायदा है। ऐसे ही भू को भू कसौटी है, तो भुजा 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 मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के सर्वांग सम है। भू को भू कसौटी में क्या रहेगा, 2 भुजा सर्वांग सम होनी चाहिए और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, ध्यान रखना 2 भुजा के बीच में कोण लिखा हुआ है, तो दोनों भुजाओं के बीच का कोण सर्वांग सम होना चाहिए। जैसे देखिए अगर ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज मान लीजिए ये दोनों भुजा ए बी भुजा पी क्यू के सर्वांग सम हो जाए, भुजा बी सी भुजा क्यू आर के, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बी इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण क्यू के सर्वांग सम होना चाहिए, तभी जाकर के भू को भू कसौटी लागू होगी। और कोबू को कसौटी में क्या होता है, 2 कोण समान होना चाहिए उसके बीच की भुजा। जैसे मान लीजिए कोण बी कोण क्यू के सर्वांग सम हो जाए, कोण सी कोण आर के, तो 2 कोण समान हो गया ना, कोण बी कोण क्यू के सर्वांग सम हो गया, कोण सी कोण आर के। और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा बी सी इन दोनों कोण के बीच की भुजा क्यू आर के सर्वांग सम हो जाए, तो यहाँ को भू को कसौटी हो जाएगी, को भू को कसौटी। और कर्ण भुजा कसौटी में क्या होता है, इसको जरा ध्यान से देखिए। अब इसमें समकोण त्रिभुज होना जरूरी है। जैसे देखिए एक मैं त्रिभुज बना रहा हूं, ये त्रिभुज है, ये सम, क्योंकि कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज में ही होता है। ये मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज पी क्यू आर है। ओके, अब इस त्रिभुज में ये 90 अंश रहेगा, तो 90 अंश के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। अब अगर कभी भी ऐसा हो जाता है कि 2 समकोण त्रिभुज हो, ध्यान रखना कर्ण भुजा कसौटी तभी लगेगी जब दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो कर्ण भुजा लग नहीं सकती, क्योंकि केवल समकोण त्रिभुज में ही कर्ण होता है, बाकी किसी त्रिभुज में कर्ण नहीं होता। कर्ण होता कौन है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो अगर मान लीजिए त्रिभुज में एक तो कर्ण कर्ण के बराबर आ जाए, उसके बाद इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा इन दोनों भुजाओं के किसी एक भुजा के सर्वांग सम हो जाए। जैसे मान लीजिए ए बी जो है वह पी क्यू के सर्वांग सम हो जाए।
या फिर अगर AB PQ के नहीं है तो BC QR के सर्वांग सम हो जाए। कोई भी एक भुजा, चाहे AB PQ के हो जाए चाहे BC QR के। तो यहाँ पे आपका कर्ण भुजा कसौटी लग जाती है। कर्ण भुजा कसौटी मतलब कर्ण कर्ण के बराबर है, एक भुजा के बराबर है, तो कर्ण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब इसमें आपको देखिए दो ही दिख रहा था कर्ण भुजा, लेकिन एक नहीं दिख रहा है, इसमें लिखे में नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए 90-90 समान है, तो यहाँ पे भी तीन चीजें समान है। ये हो गई कसौटी। इसमें याद रखिए कि उपयुक्त कसौटी के आधार पर ये दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके अन्य घटक स्वयं ही सर्वांग सम हो जाते हैं। ये ध्यान रखिए, अगर इसके हिसाब से अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए, मतलब कोई तीन चीजें इन्हीं कसौटी के हिसाब से, आप अपने मन से कोई तीन चीज नहीं ले सकते, इन चारों में से कोई एक कसौटी अगर लागू हो जाती है तो वे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और वे त्रिभुज जब सर्वांग सम हो गए तो बाकी जो तीन चीजें बचती हैं वे अपने आप सर्वांग सम हो जाएंगी। ये इसका फायदा है सर्वांग समता का। चलिए इसमें आते हैं प्रश्न संग्रह 3.2 पर। प्रश्न संग्रह 3.2 का क्वेश्चन है पहला, नीचे दिए गए प्रत्येक उदाहरण में त्रिभुजों की जोड़ियों के सर्वांग सम घटक एक जैसे चिन्ह द्वारा दर्शाए गए हैं। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज के किस कसौटी के आधार पर सर्वांग सम रिक्त स्थानों में वह कसौटी लिखिए। अब देखिए यहाँ पे केवल आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, चारों में केवल कसौटी लिखना है। जैसे दो त्रिभुज बने हैं, कौन सी कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो आप देख सकते हैं AB भुजा पे जो निशान बना हुआ है वही PQ पे बना हुआ है। एक लाइन से AB कट है, एक लाइन से PQ, इससे समझ में आ रहा है कि AB जो है वो PQ के सर्वांग सम है। BC 2 लाइन से कट है तो QR भी 2 लाइन से कट है, इससे समझ में आ रहा है कि BC QR के सर्वांग सम है। AC 3 लाइन से कट है, PR 3 लाइन से कट है, इससे समझ में आ रहा है AC भुजा PR भुजा के सर्वांग सम है। तो भुजा AB भुजा PQ के सर्वांग सम, भुजा BC भुजा QR के सर्वांग सम, भुजा AC भुजा PR के सर्वांग सम। तो कसौटी कौन सी हो गई, भू कसौटी। तो यहाँ पे आपको लिखना है भू कसौटी। मैं रेड पेन से इसलिए लिख दिया यहाँ पे जिससे आपको समझ में आए कि यहाँ आपको भरना था, यहाँ रिक्त स्थान था उसको भरना था। भू कसौटी से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। चलिए इसमें देखते हैं, ये देखिए भुजा XY भुजा LM के सर्वांग सम, क्योंकि जो निशान इस पे बना वही इस पे। भुजा YZ भुजा MN के सर्वांग सम, जो निशान इस पे बना वही इस पे। और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के सर्वांग सम, देखिए कोण Y सर्वांग सम है कोण M। तो दो भुजा समान है, उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण समान है, तो कौन सी कसौटी हो गई, भू कसौटी। यहाँ पे आएगा भू कसौटी से त्रिभुज XYZ सर्वांग सम हो गया त्रिभुज LMN के। तीसरा देखेंगे, ये PQR है, ये STU है, इसमें कौन सी कसौटी आएगी, तो देखिए PQR में त्रिभुज PQR और त्रिभुज STU। तो त्रिभुज PQR में देखिए ये कोण P पे जो निशान बना है वही S पे बना है, मतलब कोण P सर्वांग सम है कोण S के, और जो निशान कोण R पे बना है वही T पे बना है। देखिए तो कोण R सर्वांग सम है कोण T के, और भुजा PR पे जो निशान बना है वही भुजा ST पे बना है, तो भुजा PR सर्वांग सम है भुजा ST के। इसलिए यहाँ पे देखिए दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के सर्वांग सम हो गए, और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा इन दोनों कोणों के बीच की भुजा के सर्वांग सम हो गया। इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे कौन सी कसौटी से, कोण भुजा कोण, को कसौटी। यहाँ कौन सी हो गई, को कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, को कसौटी। ओके, चलिए एक लास्ट है अपना चौथा, पहले का चौथा। ये देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 है, यहाँ 90, तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में देखते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा एक कर्ण PR है, और इधर समकोण के सामने भुजा LN है। तो ये आप देखिए ये PR भुजा LN भुजा के सर्वांग सम, मतलब कर्ण कर्ण के बराबर है, और इस त्रिभुज की एक भुजा LM पे जो निशान बना है वही निशान TP पे बना है, मतलब LM भुजा TP के सर्वांग सम है। तो कर्ण कर्ण के बराबर है, एक भुजा के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। कौन सी कसौटी से, कर्ण भुजा कसौटी। यहाँ हो जाएगा कर्ण भुजा कसौटी से त्रिभुज LMN सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PTR।
यहाँ पे तो केवल कसौटी लिखना था आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति थी। आगे भी 2 क्वेश्चन वो बॉक्स टाइप के ही हैं। जैसे देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए त्रिभुजों की जोड़ियों में दर्शाई गई जानकारी का निरीक्षण कीजिए। वे त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांगसम है, शेष सर्वांगसम घटक भी लिखिए। अब देखिए 2 डायग्राम बने हुए और इसमें ये बॉक्स टाइप का क्वेश्चन सब लिख के आया, केवल आपको बॉक्स भरने हैं। तो आकृति में दर्शाई गई जानकारी के आधार पर देखिए एक त्रिभुज एबीसी है, दूसरा त्रिभुज पीक्यूआर है। इसमें अगर आप देखें तो कोण बी जो है कोण क्यू के सर्वांगसम है, जो बी पे निशान बना वही क्यू पे, तो कोण एबीसी सर्वांगसम कोण पीक्यूआर यहाँ देखिए। और भुजा बीसी सर्वांगसम भुजा क्यूआर, क्योंकि बीसी पे जो निशान बना है वही क्यूआर पे। अब यहाँ भुजा न लिख के रेख लिखा है, वो भी राइट है, चाहे आप भुजा लिखो चाहे रेख लिखो। तो रेख लिखिए चाहे देखिए बीसी लिखना है, चाहे भुजा बीसी लिखिए चाहे रेख बीसी लिखिए, दोनों सही है। तो रेख बीसी सर्वांगसम है रेख क्यूआर के, क्योंकि जो निशान बीसी पे बना वही क्यूआर के। और कोण सी सर्वांगसम है कोण आर के, मतलब कोण ए सी बी सर्वांगसम कोण पी आर क्यू। देखिए कोण ए सी बी सर्वांगसम कोण पी आर क्यू। तो 3 चीजें समान हो गई ना। क्या क्या समान हो गया? 2 कोण इस त्रिभुज के, 2 कोण इस त्रिभुज के, 2 कोण के सर्वांगसम, और दोनों कोणों के बीच की भुजा, दोनों कोणों के बीच की भुजा के सर्वांगसम। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पीक्यूआर की। कौन सी कसौटी आई? को भू को कसौटी। यहाँ पे आएगा को भू को कसौटी, ध्यान रखना है भू है, को भू को कसौटी। ओके। और जब को भू को कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तब उसके अन्य घटक अपने आप समान हो जाएंगे। अब अन्य घटक में देखते हैं क्या क्या आता है अन्य घटक। अब देखिए अन्य घटक में मतलब कोण ए अपने आप कोण पी के सर्वांगसम हो जाएगा, मतलब कोण बीएसी सर्वांगसम कोण क्यूपीआर। इधर देखिए कोण बीएसी सर्वांगसम कोण क्यूपीआर, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। इसी तरीके से यहां ध्यान रखिए जब कोण सर्वांगसम आ जाएंगे तो लिखना है सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत कोण। और एक यहाँ पे देखिए भुजा ए बी जो है भुजा पी क्यू के सर्वांगसम आएगी। ये देखिए रेख ए बी सर्वांगसम रेख पी क्यू, और ए सी जो है वो पी आर के सर्वांगसम आएगी। ये देखिए पी आर किसके सर्वांगसम? रेख ए सी। ये क्यों सर्वांगसम हुई? सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांगसम है इसलिए इनकी संगत भुजाएं भी सर्वांगसम हो जाएंगी। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ऐसे ही 2 का सेकंड भी है, ये मैं भूल लिख देता हूं। चलिए 2 का सेकंड देखें। यहाँ 2 डायग्राम बने, एक त्रिभुज है टीपीक्यू, दूसरा है आरटीएस। देख लीजिए यहाँ पे आकृति में दर्शाई जानकारी का आधार पर त्रिभुज पीटीक्यू एसटीआर के आधार पर त्रिभुज पीटीक्यू एसटीआर में रेख पीटी सर्वांगसम एसटी। अब देखिए पीटी सर्वांगसम एसटी, क्योंकि जो निशान पीटी पे बना है वही एसटी पे बना है। और कोण पीटीक्यू सर्वांगसम कोण एसटीआर के होगा, क्योंकि ये दोनों देखिए शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख आपने पढ़ा है, अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो कोण पीटीक्यू सर्वांगसम होगा कोण आरटीएस के, ये दोनों कोण आपस में सर्वांगसम। और रेख टीक्यू सर्वांगसम रेख टीआर, क्योंकि जो निशान टीक्यू पे बना है वही टीआर पे बना है। देखिए तो रेख टीक्यू सर्वांगसम हो जाएगा रेख टीक्यू सर्वांगसम टीआर की। तो त्रिभुज पीटीक्यू सर्वांगसम हो गया आरटीएस के एसटीआर की। कौन सी कसौटी यहाँ आई? देखिए यहाँ 2 भुजाएं उसके बीच का कोण, 2 भुजाएं उसके बीच के कोण के सर्वांगसम है, तो भू को भू कसौटी। यहाँ पे लिखना है भू को भू कसौटी। अब भू को भू कसौटी से जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके अन्य घटक अपने आप समान हो जाएंगे। तो कोण टीपीक्यू किसके बराबर होगा? इधर देखते हैं कोण टीपीक्यू मतलब कोण पी किसके बराबर आएगा? तो यहां से देखिए टी, अब यहां जरा ध्यान रखना टीपी के सर्वांगसम टीएस है, तो पी आर के बराबर नहीं आएगा। देखिए टीपी के सर्वांगसम टीएस है, तो कोण पी के सर्वांगसम कोण एस आएगा। तो टीपी क्यू सर्वांगसम टीएस आर के, कोण टीएस आर। दूसरा क्या है?
कोण टी आर एस के बराबर कौन आएगा, ये देखिए कोण टी आर एस मतलब कोण आर के बराबर कौन आएगा, कोण क्यू आएगा। तो कोण टी आर एस किसके बराबर आएगा, कोण टी क्यू पी के, कोण टी क्यू पी। अब एक भुजा भी सर्वांग सम बच रही, कौन सी, पी क्यू भुजा किसके सर्वांग सम आएगी, पी क्यू भुजा एस आर के सर्वांग सम आएगी। तो रेख पी क्यू सर्वांग सम रेख एस आर, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, यहाँ सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत कोण। ऐसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर।